एमपी बोर्ड के क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में विज्ञान की आपकी जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है इसका जो पार्ट 2 है उसका फुल सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो यह आपका अध्याय 2 है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इस अध्याय के जो आपके प्रश्न है वो किस तरह के हैं चलिए समझते हैं। तो ये आपका पहला पेज है और यहाँ से आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। तो आपने अपनी माँ के गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है, इसका कारण है। तो क्या कारण है? सूक्ष्म जीवों में जनन। क्या कारण है इसका? सूक्ष्म जीवों में जनन। दूसरा है बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया है जिसका कारण है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर। तो सी नंबर वाला आपका सही है। तीसरा है निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है? तो पौधों का सूखना, जो पौधे का सूखना है वह रोग नहीं होता है। चौथा है आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेगी, इसका कारण है कवक। क्या कारण है इसका? कवक है। अगला है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। कैसे रहती है? स्थिर रहती है। अगला है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध डेटेस होता है। तो यह दूध कैसा होता है? पाश्चुरीकृत होता है। दूसरा है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है डेटेस कहलाती है, तो उसे हम प्रतिजैविक कहते हैं। तीसरी प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया डेटेस कहलाती है, तो किण्वन कहलाती है। चौथा है डेंगू के वायरस का वाहक डेडेस मच्छर है, तो मादा एडीज। क्या है? मादा एडीज मच्छर है। पांचवा है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उसे कहते हैं तो संचरी रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संचरी रोग बोलते हैं। अब आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? तो रोगाणुओं को फैलाने से रोकने के लिए, रोगाणु दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे, ना फैले, इसलिए हम रुमाल रखते हैं। अगला है बूझों का जन्मदिन 12 मई को था जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्त के कारण है। बताइए भोजन विषाक्त कैसे हो गया? तो छोले भटूरे रात भर फ्रिज के बाहर पड़े रहे, उनमें हानिकारक सूक्ष्म जीव बढ़ गए जिससे भोजन विषाक्त हो गया। तो रात भर बाहर रखे थे फ्रिज से, इसलिए उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, उनकी मात्रा बढ़ गई जिससे भोजन कैसा हो गया? विषाक्त हो गया। अगला है निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। तो हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो जीवाणु के द्वारा हैजा फैलता है, क्षय रोग फैलता है, टाइफाइड, और विषाणु के द्वारा खसरा, पोलियो और हेपेटाइटिस ए फैलता है। अब अगला आपका है चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? तो ये यहाँ पे जो चित्र आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है? अमीबा। तो इस चित्र का नाम अमीबा है। दूसरा क्या सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। किस वर्ग में? प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। अगला इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो अमीबा बाइसिस। क्या है? अमीबा बाइसिस है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? तो पाश्चुरीकृत दूध को गर्म करके हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए इसे बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपाश्चुरीकृत दूध में हानिकारक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं, इसलिए उसे उबालना
आवश्यक है। अगला आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए। तो बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है? तो वह मलेरिया और डेंगू से ग्रसित हो सकता है। अगला, उसके बीमार होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो जमा पानी में मच्छरों का पनपना, जो पानी जमा हुआ था उसमें मच्छर पनप सकते हैं। अगला, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो जमा पानी, जो पानी है उसे जमा नहीं होने देना चाहिए, एक जगह पे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और मच्छरों से बचाव करे। क्या करे? मच्छरों से बचाव करें। अगला है, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? तो आटा फूलकर पहले से अधिक हो जाएगा, यानी कि जो आटा उसने थोड़ा लिया था वो फूल जाएगा, तो और अधिक ज्यादा दिखेगा वो, क्योंकि बढ़ जाएगा उसका आकार जब वह फूलेगा। तो अगला है, पहली ने गूथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा? तो ईस्ट द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के कारण आटा फूल गया। किसके कारण? ईस्ट के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके बनने के कारण आटा फूल गया। अगला आपका प्रश्न है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? तो इस प्रक्रिया का उपयोग दही, पनीर, इडली, डोसा और ब्रेड जैसी खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है। 10वां है, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो भोजन को ढककर रखने से धूल, गंदगी, मक्खियां और हानिकारक सूक्ष्मजीव भोजन में नहीं पहुंचते हैं। इससे भोजन दूषित होने से बचता है और हम बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। तो इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको इसके आगे लिखना है, हम बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। अगला है, पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है, बताइए। तो आम का अचार काफी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है? तो आम के अचार में नमक, तेल और मसाले होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, इसलिए अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अगला है आपका, आपके घरों में दादी या मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? तो अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बा और सूखे मसाले आदि को सुरक्षित रखा जाता है। अगला है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो मुरब्बा, जैम और जेली की चीनी के उपयोग से लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। और मैं आपको यहाँ पे केवल इनका आंसर बता रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वीडियो आपका बहुत लॉन्ग रहेगा, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको जहाँ कठिन लगेगा वहीं पर मैं आपको समझाऊंगी इनको, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। अगला है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, पनीर, ब्रेड और शराब बनाने तथा औषधियाँ बनाने में किया जाता है। अब चलिए 13वां प्रश्न समझते हैं। 13वां प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इस तरह से एरो लगाया है मैंने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव, इसके बाद मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक, पौधे, जंतु, मृत पौधे, जंतु एवं अपशिष्ट और जीवाणु द्वारा अपघटन और नाइट्रोजन यौगिक और नाइट्रोजन गैस और वायुमंडल। आपको इस तरह से लिख लेना है। अब अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपयोगों की तालिकाबद्ध कीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए तालिका बनाई है, रोग, रोगजनक सूक्ष्म जीव और बचाव के उपाय। तो क्षय रोग, टीबी, तो जीवाणु के द्वारा होता है, और रोगी को अलग रखना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है हैजा, जीवाणु के द्वारा होता है। स्वच्छ जल, पानी साफ होना चाहिए और भोजन का सेवन भी शुद्ध भोजन खाना चाहिए। और टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। स्वच्छता और उबला पानी
पीना चाहिए। और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और मच्छरों से बचाव और पानी जमा ना होने देना, पानी जमा नहीं करना चाहिए ताकि मच्छर इससे पनपते हैं तो वो नहीं पनपे। अगला है पोलियो, तो विषाणु के द्वारा होता है, इसका टीकाकरण लगाया जाता है। अगला है सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो कुछ सूक्ष्मजीव रोग फैलाकर और भोजन खराब करके हमारे लिए अभिशाप है। कुछ सूक्ष्मजीव क्या करेंगे, हमारे भोजन में आकर बैठेंगे और उसे खराब कर जाएंगे, तो वह हमारे लिए क्या है, अभिशाप है एक तरह से। और वही कुछ सूक्ष्मजीव दही, ब्रेड और औषधियां बनाने तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में उपयोगी हैं। और कहीं कहीं जो सूक्ष्मजीव है वो क्या है, दही, ब्रेड और औषधियों में और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, ये हमारे लिए अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट 1 आपको दिया गया है, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। तो ए गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो हाँ, हमें ए गमले की सामग्री सड़कर मिट्टी में मिल गई, जबकि बी गमले की सामग्री में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जो ए वाली गमला है जिसमें हमने कचरा भरा था, अपशिष्ट भरा था, तो वो क्या हो जाएंगे, सड़कर मिट्टी में मिल जाएंगे। और जो गमला बी है जिसमें हमने पॉलीथीन की थैलियां, बोतल भरी थी, प्लास्टिक के टूटे खिलौने भरे थे, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक इतनी जल्दी सड़ता नहीं है। अगला आपका जो प्रश्न है, तो दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन होगा? इसका आंसर छूट गया है। चलिए मैं इसको पहले भर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो इसका आंसर मैंने भर दिया है। दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? तो ए गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है। तीसरा, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो ए गमले की सामग्री का अपघटन ये यहाँ पे इसका मैंने गलत आंसर कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने सही आंसर इसका लिखा है, सूक्ष्मजीवों के कारण सामग्री का अपघटन हुआ है। चौथा है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बी गमले की सामग्री पॉलीथीन, कांच और प्लास्टिक की थी। ये जीव अविघटनीय पदार्थ हैं, इसलिए सूक्ष्म जीव इनका आसानी से अपघटन नहीं कर सकते हैं। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो अपघटन है, कांच है, पॉलीथीन है, इनका जो सूक्ष्म जीव है वो इनका अपघटन नहीं कर सकते। ये अविघटनीय है, इसलिए इनका अपघटन नहीं हो पाया है। तो समझ में आया होगा आपको। अगला है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उसके क्या उपयोग हैं? तो सामग्री से जैविक खाद बनाई जा सकती है और जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। अब उसमें जो कचरा था, अपशिष्ट पदार्थ थे, इससे क्या है, एक खाद बन गई है जिसका उपयोग हम मिट्टी में कर सकते हैं, खेतों में हम फेंक सकते हैं ताकि इससे मिट्टी को उर्वरता मिले। तो अच्छे से आपको इस प्रश्नों का आंसर समझ में आया होगा। दूसरा प्रोजेक्ट आपका है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने इस तालिका को पूर्ण नहीं की है, क्योंकि इतनी सी जगह में इसके आंसर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, इसमें जगह चाहिए लिखने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब हमारा 12 नंबर वाला है, अपनी मम्मी या दादी से कुछ पूछकर पता लगाए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। तो वे अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बा, सूखे मसाले और दालें आदि को लंबे समय तक रखते हैं। ये आपने देखा भी होगा आपके घर पे। दूसरा, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, लिखिए। तो इन्हें सुखाकर, नमक या चीनी मिलाकर, तेल में रखकर और
वायुरोधी डिब्बों में बंद करके सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे डिब्बे में रखते हैं जहाँ पे वायु उनको हवा ना लगे, इस तरह से सुरक्षित रखा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु भी है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा हाँ। हाँ, हम अनाज, कपड़े, लकड़ी का सामान और लोहे की वस्तुओं को भी सुरक्षित रखा जाता है। इन्हें सूखा और साफ रखकर तथा उचित स्थान पर रखकर सुरक्षित किया जाता है। जो लोहे की वस्तुएं हैं, लकड़ियां हैं, इनको हम ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ पे ये सुरक्षित रहे। तो आज इस क्लास में मैंने आपको विज्ञान का जो पार्ट 2 है उसका फुल सोल्यूशन बताया है। जो उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपके पास जो पुस्तक है 8th ग्रेड की, उसमें आपको सभी को भर लेना है और कंप्लीट अच्छे से कर लेना है।